नमस्कार, मैं शैलेश यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी और आपका स्वागत है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर। इसके माध्यम से आज हम भारत के भूगोल श्रृंखला में भारत के अपवाह तंत्र की बात करेंगे और इसमें आज हम देखने वाले हैं हिमालय अपवाह नदी तंत्र, जिसका एक भाग है सिंधु नदी तंत्र। तो हमारा जो फोकस रहेगा क्लास का वो रहेगा सिंधु नदी तंत्र या इंडस रिवर सिस्टम पे। ये जो टॉपिक है भारत का अपवाह तंत्र, इससे संबंधित प्रश्न आपको आरएएस और आईएएस के प्रीलिम्स और मेंस, इसके अलावा यूजीसी नेट ज्योग्राफी तथा ज्योग्राफी के लिए आयोजित कॉलेज एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के एग्जाम्स हैं, उनमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले अपवाह प्रणाली या ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। देखिए, ड्रेनेज या अपवाह का मतलब होता है निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से जो जल प्रवाह होता है उसको हम अपवाह या ड्रेनेज कहते हैं। इन वाहिकाओं का संपूर्ण जाल अपवाह प्रणाली कहलाता है। बेसिकली जहाँ से नदी का उद्गमन होता है, जैसे कोई पर्वत है, यहाँ से कोई नदी निकल रही है और ये मैदान से बहते हुए अंत में सागर से मिलती है, यहाँ पर ये डेल्टा या एस्चुरी बनाती है। तो ये जो पूरा ग्रिड बनाती है ये अपना, उसको हम कहते हैं अपवाह जाल या ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह प्रणाली। अब कौन से ऐसे कारक हैं जो अपवाह प्रणाली को प्रभावित करते हैं। इसमें जो वहाँ की अवस्थिति है, उसकी क्षेत्र है, वहाँ की भूवैज्ञानिक समयावधि क्या है, उसका जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, वहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनकी प्रकृति क्या है, उनकी संरचना क्या है, इसके साथ ही वहाँ की स्थलाकृति या टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ पर ढाल कैसा है, मंद है या तीव्र है। इसके अलावा जो क्षेत्र है वहाँ पर जो प्रवाहित जल है, प्रवाहित सतही जल है, उसकी मात्रा क्या है और वो कितने समय तक वहाँ पर प्रवाहित होता है। इसके आधार पर जो अपवाह प्रणाली है वो निर्धारित होती है। इससे संबंधित एक टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं? नदी जिस विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है उसे उस नदी का कैचमेंट एरिया या जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। इसी प्रकार से वाटरशेड या जल विभाजक, तो ये एक उच्च भूमि होती है जिसके दोनों तरफ भिन्न प्रकार के अपवाह या ड्रेनेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो दो अपवाह बेसिनों के मध्य स्थित उच्च भूमि जिसके दोनों ओर भिन्न प्रकार के अपवाह मिलते हैं, जल विभाजक या वाटरशेड कहलाता है। अपवाह प्रणाली के लिए विभिन्न रूपों की बात करें तो इनको मुख्यतः दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं हम, और वो दो रूप हैं आपके। एक है आपका क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली जिसको बोलते हैं सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा है अक्रमबद्ध अपवाह प्रणाली या इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, वो ये है कि क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली में अपवाह जो होता है वो ढाल के अनुरूप होता है, जबकि अक्रमबद्ध अपवाह प्रणाली में अपवाह जो होता है ढाल के अनुरूप नहीं होता। क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली में हम चार प्रकार पढ़ेंगे: अनुवर्ती, परवर्ती, प्रति अनुवर्ती और नवानुवर्ती, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट और रीसिक्वेंट। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके बारे में। और अक्रमबद्ध जो प्रणाली है, इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें ढाल के अनुरूप प्रवाह नहीं होता है, वो आप दो प्रकार से हम पढ़ेंगे: पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली या एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा है अध्यारोपित अपवाह प्रणाली या सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। पहले हम बात करेंगे क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली या सीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली का मतलब होता है कि यहाँ पर जो अपवाह होता है वह ढालों के अनुरूप होता है, और यहाँ भूसंरचना और अपवाह प्रणाली के मध्य जो है समरूपता दिखाई देती है। भूसंरचना और अपवाह प्रणाली के मध्य क्या होता है? प्रणाली के मध्य समरूपता दिखाई देती है। इसको जैसे कि मैंने आपको बताया हम चार प्रकार से पढ़ेंगे। सबसे पहला जो है वो है अनुवर्ती या कॉन्सिक्वेंट रिवर। यहाँ क्या होता है, जो नदी है वो ढाल का अनुसरण करती है और इसको क्या कहते हैं हम? अनुवर्ती सरिता या अनुवर्ती नदी या कॉन्सिक्वेंट रिवर। इसके एग्जाम्पल आप देखोगे तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली गोदावरी और कृष्णा जो नदियां हैं वो इस प्रकार के उदाहरण प्रदर्शित करती हैं। जो दूसरा प्रकार है वो है परवर्ती सरिता या सब्सिक्वेंट रिवर। परवर्ती सरिता होती है वो अनुवर्ती सरिता से समकोण पर मिलती है। इसके एग्जाम्पल आप देखोगे तो चंबल, केन, काली, सिंध, बेतवा और सोन, ये प्रमुख परवर्ती सरिताओं या सब्सिक्वेंट रिवर्स के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा प्रकार है प्रति अनुवर्ती। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रति अनुवर्ती मतलब अनुवर्ती से विपरीत दिशा में होती है, इसको ऑब्सिक्वेंट बोलते हैं। ये प्रमुख अनुवर्ती नदी की प्रवाह दिशा के विपरीत प्रवाहित होती है। और जो लास्ट है वो कहलाती है नवानुवर्ती या रीसिक्वेंट रिवर। बेसिकली ये अनुवर्ती सरिता जैसी ही होती है, लेकिन ये प्रमुख अनुवर्ती सरिता के बाद में विकसित होती है।
ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के माध्यम से आप इनको चारों को एक बार फिर से समझ सकते हैं। देखिए, सबसे जो पहले है वो है आपकी अनुवृत्ति सरिता या कॉन्सिक्वेंट रिवर, ग्रीन कलर में दिख रही है, ये मुख्य सरिता है, प्रधान अनुवृत्ति नदी जिसको बोलते हैं। इसकी दिशा आप देख सकते हो, ये है, ढाल के अनुरूप है, यहाँ पर जो है यहाँ से नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है। इससे जो 90 डिग्री पर सरिता मिल रही है, जिसको हमने कहा सब्सिक्वेंट रिवर, सब्सिक्वेंट या परवर्ती सरिता, ये ब्लू कलर में आपको जो दिख रही है, ये दोनों ही जो नदियां हैं ये परवर्ती सरिता या सब्सिक्वेंट रिवर्स के एग्जाम्पल हैं। तीसरा जो था, जो मैंने कहा था कि कॉन्सिक्वेंट या अनुवर्ती सरिता के विपरीत दिशा में है, ये कॉन्सिक्वेंट है, और ये देखिए आप ऑब्सिक्वेंट, ये इसकी विपरीत दिशा में है, इसको कहा जाता है प्रति अनुवर्ती, क्योंकि ये अनुवर्ती सरिता ये है, इसके विपरीत यहाँ पे ये है, विपरीत दिशा में है, इसको कहते हैं प्रति अनुवर्ती सरिता। और प्रति अनुवर्ती सरिता होती है वो परवर्ती सरिता या सब्सिक्वेंट रिवर के 90 डिग्री पे और कॉन्सिक्वेंट रिवर से विपरीत दिशा में उससे मिलती है। सबसे लास्ट मैंने जो बताया था आपको, वो बताया था आपको रिसिक्वेंट रिवर, ये आप देख सकते हो, एक यहाँ पे है रिसिक्वेंट रिवर, एक यहाँ पे है रिसिक्वेंट रिवर। ये होता है आपका जो मेन अनुवृत्ति नदी है उसी की दिशा में होती है, और ये इसका जो विकास होता है वो मुख्य अनुवृत्ति नदी के बाद में होता है। तो ये 4 प्रकार की मैंने आपको क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली में नदियां बताई। तो इनके एग्जाम्पल्स और इन क्या होता है, कौन किससे कैसे मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन शॉर्ट आपको पता होना चाहिए कि जो क्रमबद्ध अपवाह प्रणाली है, इसमें जो अपवाह तंत्र है वो ढाल की दिशा के समरूप होता है, ढाल के अनुसार ही इसमें प्रवाह होता है। दूसरा जो प्रकार मैंने आपको बताया वो है अक्रमबद्ध अपवाह प्रणाली या इनसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। ये यहाँ पे जो होता है, नदियां क्षेत्रीय ढाल के प्रतिकूल तथा भूवैज्ञानिक संरचना के आर पार प्रवाहित होती हैं और उन्हें अक्रमबद्ध या अक्रमवर्ती नदी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि इसमें भू संरचना और अपवाह प्रणाली में सामंजस्य या समरूपता का अभाव होता है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। ये हमने बताया आपको कि 2 प्रकार की होती हैं, एक कहलाती है पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली या जिसको बोलते हैं एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। इस पर बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, ऐसे प्रवाह पर संरचना तथा भूपटल के उत्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब ढाल जो है वो ज्यादा प्रभाव नहीं डालता, अर्थात ढाल के अनुरूप इसमें अपवाह नहीं होता। यदि भूपटल में उत्थान हो भी जाता है तो भी नदी भूखंड को काटकर अपने पुराने प्रवाह मार्ग का अनुसरण करती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियां हैं जो पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली दर्शाती हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, सरयू, अरुण जो कोसी की सहायक नदी है, इसके अलावा तीस्ता। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का एग्जाम्पल हैं या पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली दर्शाती है। नेक्स्ट है आपका इसमें अध्यारोपित अपवाह प्रणाली या सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम में क्या होता है, जब किसी भू आकृतिक प्रदेश में धरातलीय संरचना, सरफेस जो स्ट्रक्चर होता है वो उसका जो अधस्थल है उसकी संरचना से अलग होता है। जब धरातल वाला भाग, जैसे मान लो धरातलीय भाग है और इसके नीचे वाला भाग है अधस्थलीय भाग है, जब धरातलीय भाग में अपरदन हो जाएगा उसके बाद में जब अधस्थल जिसकी संरचना अलग है, तो यहाँ पर जो है वो प्रतिरूप, प्रभाव प्रतिरूप है वो आपको अध्यारोपित प्रकार का मिलेगा। तो इस प्रकार का प्रवाह प्रणाली कहाँ मिलेगी, जहां पर धरातलीय संरचना और अधस्थल दोनों की संरचना में भिन्नता देखने को मिलती है। तो ये भी इस प्रकार से एक प्रकार से अक्रमबद्ध अपवाह प्रणाली का एग्जाम्पल है। तो इसमें हमने देखा पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली या एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा देखा हमने अध्यारोपित या सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। तो ये हो गया हमारा अपवाह प्रणाली के विभिन्न रूप, अक्रमबद्ध और क्रमबद्ध। अब हम बात करते हैं भारत के अपवाह तंत्र की। तो भारत के अपवाह तंत्र को हम काफी अलग अलग प्रकार से इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं, बट मैक्सिमम जो इसमें कंट्रोलिंग फैक्टर है वो हमारे उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट की स्थलाकृतिक बनावट है, मतलब बेसिकली ढाल है इसमें जो मेन फैक्टर है वो। पहला जो आधार लिया है हमने वो लिया है समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, मतलब वाटर जो आपका विसर्जित होता है, जो पहाड़ी भागों से आकर आपका मैदानी से गुजरते हुए जो अंत में समुद्र में विसर्जित होता है, उसके आधार पर इसको 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है यदि जल का विसर्जन अरब सागर में होता है तो उसको हम कहते हैं अरब सागरीय अपवाह प्रतिरूप, और दूसरा कहलाएगा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो ये आपका अरब सागर में गिरेगा तो अरब सागर का अपवाह तंत्र कहलाएगा, और दूसरा हो गया बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दूसरा जो इसका कैटेगरी बनाने का क्राइटेरिया है वो ये है कि नदी द्रोणी का विस्तार कितना है, नदी द्रोणी का क्षेत्रफल का आकार क्या है।
तो इसके आधार पर हम 3 प्रकार बांटते हैं, प्रमुख नदी द्रोणी, मध्यम नदी द्रोणी और तीसरा कहलाता है लघु नदी द्रोणी। प्रमुख नदी द्रोणी का मतलब है कि जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हो, जिसमें भारत की 14 नदी द्रोणियां सम्मिलित हैं। दूसरा मध्यम नदी द्रोणी, जिसमें अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक होता है, जिसमें भारत की लगभग 44 नदी द्रोणियां सम्मिलित हैं। और तीसरा है आपका लघु नदी द्रोणी, जिसमें 2000 स्क्वायर किलोमीटर से कम अपवाह क्षेत्र वाले क्षेत्र सम्मिलित हैं, और इसमें जो छोटी नदियां हैं, जो सहायक नदियां हैं या उनकी सहायक नदियां हैं, वो इसमें सम्मिलित की जाती हैं। तीसरा जो आधार है वो है उद्गम का आधार, अर्थात कहाँ से, कौन से क्षेत्र से जो नदियां हैं वो उद्गमित होती हैं। तो 2 मुख्य क्षेत्र हैं, एक है आपका हिमालय का पर्वतीय प्रदेश और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग। तो हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, इस प्रकार से उद्गम के आधार पर हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। अब हम बात करेंगे, इसमें आप जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आपका बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्षेत्र, जो नदियां यहाँ पर गिरती हैं ये बंगाल की खाड़ी में हो गई, और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें से नर्मदा ताप्ती जैसे प्रमुख यहाँ पे हैं। इसके अलावा और भी बहुत छोटी नदियां हैं जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं। तो ये कुछ आधार हो गए जिसके आधार पर हमने भारत का जो अपवाह तंत्र है उसको बांटा है। अब हम बात करेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र की। हिमालयी अपवाह तंत्र आप देखोगे तो मुख्यतः इसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 प्रमुख नदियां या नदी समूह है। और यहाँ की प्रमुख विशेषता क्या है, ये यहाँ पर जो नदियां मिलती हैं वो आपको 12मासी हैं, हमेशा उसमें जल अपवाह बना रहता है। कारण क्या है, क्योंकि इनका जो जल स्रोत है वो हिमानी है, हिमानी के बर्फ पिघलने से इनको जल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा यहाँ पर वर्षण से भी जल की प्राप्ति होती है। और इसमें 3 अपवाह प्रमुख हैं जो मैंने आपको बताया, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा का अपवाह तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वो रहेगा सिंधु का अपवाह तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की आप बात करोगे तो सिंधु नदी तंत्र में पहले हम देखते हैं कि इसका जो निर्माण है वो सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश पर्वत श्रेणी है, और कैलाश पर्वत श्रेणी का बोखरचू हिमनद, यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू, जहां से ये नदी आपकी निकलती है। इससे संबंधित कुछ और तथ्य देखते हैं। देखिए, कैलाश पर्वत से निकलकर ये जो नदी है तिब्बत से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर एक संकरी घाटी में बहती है, प्रवाहित होती है, जहां पर इसको बोलते हैं सिंगी खम्बन या लॉयंस माउथ या शेरमुख। तो इसका ही नाम है सिंगी खम्बन या शेरमुख। यदि इसके अपवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो इसका कुल अपवाह क्षेत्र 11.65 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और जिसका आधे से ज्यादा भाग पाकिस्तान के अर्धशुष्क मैदानों में स्थित है। भारत में इसका जलग्रहण क्षेत्र 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। यदि इसकी लंबाई देखोगे आप तो सिंधु की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है, 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और भारत में यह है हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी है। ये इस डायग्राम में आप देख सकते हो कहाँ से निकलती है। ये तिब्बत हिमालय से, यहाँ पर आपका माउंट कैलाश है, वहां पर बोखरचू हिमनद है, वहां से निकलती हुई ये आपकी पाकिस्तान में जाती है। ठीक है, और ये इससे संबंधित कुछ हम और फैक्ट्स देखेंगे अभी। तो देखिए, इसमें आप देखोगे ये नदी यहाँ पर मानसरोवर तिब्बत माउंट कैलाश से निकलती है, तिब्बत में बहती है, उसके बाद में ये आपकी इसकी डायरेक्शन देख सकते हो, नामचा बरवा से टर्न लेती है, यहाँ पे नामचा बरवा है, यहाँ से टर्न लेके नीचे की तरफ जाती है। इंडिया में जहाँ पर ये एंटर करती है उस जगह का नाम आप देखोगे, उसका नाम है दमचोक, जो आपका लद्दाख में है, और पाकिस्तान में ये अटक नामक स्थान पर ये मैदान में प्रवेश करती है। और फैक्ट देखेंगे आप तो जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद ये लद्दाख और जांस्कर पर्वतमाला के बीच बहती है, मतलब लद्दाख क्षेत्र जो है यूटी है, वहां पर प्रवेश करने के बाद ये लद्दाख और जांस्कर पर्वतमाला के बीच प्रवाहित होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु कहाँ, किस किस के मध्य प्रवाहित होती है, तो वो हो गया लद्दाख और जांस्कर पर्वतमाला के बीच में ये प्रवाहित होती है। यह लद्दाख, बाल्टिस्तान और गिलगित क्षेत्रों से होकर बहती है। जम्मू और कश्मीर में यदि इसके ढाल की बात करो तो इसका ढाल अत्यंत मंद होता है, जो कि लगभग 30 सेंटीमीटर पर किलोमीटर है, मतलब 30 किलोमीटर जाने पर इसका जो ढाल है उसमें 1 किलोमीटर जाने पर इसके ढाल में 30 सेंटीमीटर का परिवर्तन देखने को मिलता है। लेह जो है इसके पास, इसमें जास्कर नदी मिलती है। अब आप देखोगे सुरु और द्रास, इसके बाएं किनारे की अन्य सहायक नदियां हैं।
एग्जाम में पूछा जाता है कि लद्दाख के दाएं और बाएं किनारे पे कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। तो देखिए, जो जास्कर नदी है वो भी जो इसकी बाएं तरफ मिलने वाली नदी है। इसके अलावा सुरु और द्रास, ये भी बाएं किनारे की तरफ मिलने वाली सहायक नदियां हैं, जो कारगिल के पास जो है सिंधु में मिलती है। ठीक है। जास्कर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जास्कर श्रेणी से निकलता है। इसके अलावा जो सुरु है, सुरु और द्रास में, सुरु जो है वो दोसाई माउंटेन्स है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है और ये आपका कारगिल के पास में जाके जो सिंधु नदी है उससे मिलती है। और कुछ फैक्ट्स इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने पर सिंधु में शोक, नुब्रा सहायक नदियां मिलती हैं। शोक और नुब्रा जो है वो इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है। मतलब जैसे सिंधु है तो इसके इधर जाके ये शोक और नुब्रा इसमें मिलती है। शोक कहाँ से निकलती है? शोक निकलती है आपकी सियाचिन ग्लेशियर से। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है? जो काराकोरम वाला रेंज है उसके नीचे जो है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है और वहां से जो है आपकी शोक नदी निकलती है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से इन नदियों की उत्पत्ति होती है और ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं सिंधु नदी की। इसके अलावा स्कर्दू में शोक से थोड़ा दूर पर जाकर शिगार नदी इसमें मिलती है। ठीक है, शिगार नदी मिलती है इससे, और शिगार नदी भी इसकी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। गिलगित एक अन्य इसकी ट्रिब्यूटरी है जो पश्चिमी दिशा से सिंधु में मिलती है। तो ये कुछ नदियां हैं, सहायक नदियां हैं जो इससे राइट और लेफ्ट हैंड पे मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके दाहिने तरफ मिलने वाली नदियां, प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं और बाईं तरफ कौन कौन सी हैं। तो इसके दाईं तरफ का मतलब हो गया, जैसे ये सिंधु नदी है तो इसके इस तरफ मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, जिसमें आप देखोगे शोक है, गिलगित इसके वेस्टर्न साइड से मिलती है, हुंजा है, नुब्रा है, शिगार है, गास्टिंग है और खुर्रम है। ये कुछ प्रमुख नदियां हैं जो इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज है, इसके दाएं तरफ या दाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसी प्रकार से मैंने जैसे आपको बताया, इसके बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां, जिसमें बहुत बड़ी रिवर्स सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम है। इसके अलावा छोटी नदियों में सुरु, द्रास और जास्कर है। सुरु जिसका मैंने बताया कि दोसाई माउंटेन से जो निकलती है। इसके अलावा द्रास और जास्कर भी ऐसी नदियां हैं जो आपकी इसके बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां होंगी जो इसके दाएं और बाएं तट पर मिलती हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो पठानकोट के पास है, यहाँ पर सिंधु में पंचनद मिल जाते हैं सारे। पंचनद का जल ये पठानकोट के पंजाब में पठानकोट के पास प्राप्त करती है। ठीक है, तो पंचनद की नदियां आपको पता ही है। पंचनद की 5 मुख्य नदियां हैं, सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम, जो सिंधु की बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख नदियां भी हैं। अब हम बात करेंगे इसमें, ये आप देख सकते हो। देखिए, ये जो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये सिंधु नदी है। ये जो जहां से निकलता है वो जो क्षेत्र है, जो माउंटेन है, वो आपका माउंट कैलाश। ठीक है, यहाँ से निकलती है। प्रमुख बात करोगे आप, प्रमुख नदियों की बात करोगे तो यहाँ पे सियाचिन है और सियाचिन से जो नदी निकलेगी वो मिलेगी, एक नुब्रा है और शोक है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आप जाएंगे तो हुंजा मिलेगी और यहाँ पे जो गिलगित रिवर है वो मिलेगी। तो ये आपकी प्रमुख राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसके दाएं तरफ मिलने वाली नदियों में एक फेमस, जो मैंने कहा आपको, सुरु नदी है, यहाँ पे सुरु मिलती है। ठीक है, इसके अलावा जास्कर है, सुरु है, जास्कर है। ये कुछ और प्रमुख नदियां हैं जो यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि ये जो नदी है वो किस किस के बीच प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर के बीच में। लद्दाख और जास्कर के बीच में ये जो इंडस वैली है, वो इंडस रिवर है, वो प्रवाहित होती है। अब हम बात करेंगे पंचनद की। तो पंचनद में जो सबसे पहले आता है वो है आपका झेलम। देखिए, झेलम को दूसरा जो नाम है वो है इसका वितस्ता। ये पूछा गया एग्जाम में। इसका उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम पीर पंजाल गिरिपद में स्थित वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से होता है। ये ध्यान रखना आपको कि इसका उद्गम स्रोत कहाँ पे है। तो इसका उद्गम स्रोत हो गया शेषनाग झील, जो कहाँ पे है, वेरीनाग के पास में है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर और वुलर झील से बहते हुए एक संकीर्ण और गहरे महाखट से गुजरती है। ये पाकिस्तान में झंग के निकट चिनाब नदी से मिलती है। तो झेलम चिनाब से कब मिलती है? पाकिस्तान में झंग के पास में ये चिनाब से मिलती है। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें देखेंगे इसी नदी के किनारे क्या है, श्रीनगर अवस्थित है। श्रीनगर जो है इसी नदी के किनारे आपका अवस्थित है। इससे संबंधित और जो वो है फैक्ट्स है, किशनगंगा जो रिवर है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, किशनगंगा इसके दाएं हाथ की प्रमुख सहायक नदी है। तो झेलम के दाएं हाथ की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है, किशनगंगा है। जम्मू कश्मीर में इस नदी पर तुलबुल और उरी परियोजनाएं हैं वो क्रियाशील हैं। ये प्रमुख प्रोजेक्ट्स हैं जो इसके नदी के ऊपर अवस्थित हैं। नेक्स्ट जो रिवर है वो आपकी चिनाब। चिनाब का जो दूसरा नाम है वो है अस्कनी। ठीक है, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, पूछा गया क्वेश्चन है। कहां से निकलती है, बारलाचा दर्रे से निकलने वाली चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से ये निर्मित होती है। चिनाब चंद्रा और भागा से निर्मित होती है, बारलाचा दर्रे के पास से निकलती है। हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट तांडी में ये दोनों आपस में मिलती है, चंद्रा और भागा, और ये क्या बनाती है, चंद्रा भागा। कहाँ मिलती है ये, केलांग के निकट तांडी में, और वहां मिलकर ये बनाती है चंद्रा भागा। चंद्रा और भागा दोनों मिलकर चंद्रा भागा बनाती है यहाँ पे। चिनाब नदी पर कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आता है आपका सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती और रतले। ये प्रमुख विद्युत परियोजनाएं हैं जो आपकी चिनाब के ऊपर अवस्थित है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स थे जो आपको चिनाब के बारे में पता होना चाहिए। रतले जो है 850 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो रिसेंटली न्यूज में था। ठीक है, जो आपका किश्तवाड़ में अवस्थित है, जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र में ये अवस्थित है। नेक्स्ट जो है रावी रिवर है। रावी रिवर का दूसरा नाम है पुरुषणी, इसको पुरुषणी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग के पास से निकलती है। रोहतांग जो पास है, रोहतांग दर्रा है, उसके पास से निकलती है, और ये चंबा जो वैली है, चंबा घाटी है, वहां से ये प्रवाहित होती है। और ये आपकी पीर पंजाल और धौलाधार रेंज के बीच से निकलती है। फ्लोज इन बिटवीन पीर पंजाल रेंज एंड धौलाधार रेंज, ये भी पूछते हैं कई बार। पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में ये निकलती है। पीर पंजाल और धौलाधार के मध्य प्रवाहित होती है तथा धौलाधार श्रेणी में ये गॉर्ज का निर्माण करती है, महाखंड का निर्माण करती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इस नदी पर कौन सा बांध है, चमेरा डैम, चमेरा बांध इस पर अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। ये रावी जो है आपकी चिनाब से जाके मिल जाती है। रावी नदी पर पंजाब में रंजीत सागर बांध परियोजना है, जिसका दूसरा नाम थीन बांध परियोजना भी है। और रावी जो नदी है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये रावी के बारे में हमने कुछ पढ़ा। नेक्स्ट जो है आपकी आती है व्यास। व्यास या जिसको बोलते हैं विपाशा, जो रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से निकलती है। ये नदी कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधार श्रेणी में कोटी और लारजी में महाखड, ये भी एक महाखड या गोर्ज बनाती है। कहाँ बनाती है, धौलाधार श्रेणी में। और इसके बाद से कहाँ बहती है, कांगड़ा वैली से होके बहती है। ठीक है, तो ब्यास कहाँ से निकलती है, कांगड़ा वैली से बहती है, और जो रावी है वो आपकी, जो मैंने कहा आपको, चंबा से बहती है। व्यास के बारे में आप देखिए, पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है इसके बाद में, जहां पर हरिके के पास सतलज नदी में मिल जाती है। हरिके के पास कहाँ मिलती है, ये सतलज नदी में मिल जाती है। और यहीं पर क्या है, सतलज और व्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज अवस्थित है। इसी बैराज से इंदिरा गांधी कैनाल निकली है, जो आपको पता ही है वेस्टर्न राजस्थान में जल प्रवाह जिसके माध्यम से होता है। हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर कौन सा डैम है, पोंग बांध स्थित है। और इससे क्या होता है, महाराणा प्रताप सागर जलाशय जो है, रिजर्वायर है, उसका निर्माण होता है। तो ये हो गया व्यास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। ये काफी छोटी रिवर है, कंप्लीटली ये भारतीय सीमा में ही प्रवाहित होती है। जो व्यास नदी है, रिलेटिवली स्मॉल रिवर एंड फ्लोज कंप्लीटली इनसाइड इंडियन टेरिटरी। इसके बाद हम देखते हैं सतलज। सतलज का दूसरा नाम है सताद्रु या सुतुद्री। ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है, ध्यान रखना। ये एक पूर्ववर्ती नदी है, मैंने आपको बताया, एंटीसीडेंट रिवर है, जो ढाल के विपरीत दिशा में बहती है, और जिसका पहाड़ी भाग में उत्थान से भी जिस नदी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
ये भारत चीन सीमा पर स्थित शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सतलज नदी कहाँ से प्रवेश करती है। भारत चीन सीमा पर स्थित है शिपकिला पास, शिपकिला से प्रवेश करती है। यह जास्कर धौलाधार शिवालिक श्रेणी को काटते हुए अंत में पंजाब के मैदान में एंटर करती है। तो ये आपको इसमें पता होना चाहिए। सतलज पर भाखड़ा नांगल परियोजना, नाथपा झाकरी, कोल डैम परियोजना, सरिंद परियोजना, ये कुछ इंपोर्टेंट जो है परियोजनाएं हैं वो अवस्थित हैं। अब ब्यास जो है वो इसको ज्वाइन करती है सतलज को हरिके, पंजाब में जो हरिके है वहां पर ये दोनों मिलते हैं, ब्यास और सतलज। हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब की सीमा पर भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में और नांगल जो पंजाब में है बांध अवस्थित है। भाखड़ा नांगल से गोविंद सागर रिजर्वोयर या गोविंद सागर जलाशय का निर्माण होता है। सतलज रिवर जो है इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरिंग इट्स फ्लो इन पंजाब स्टेट। पंजाब से जब ये बहती है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा का ये निर्धारण करती है। तो ये हमने देखा जो पंचनद थे, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने देखा। डिटेल में बाद में और देखेंगे इसमें, बट ये इसमें इतना ही काफी है। अब कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेजर रिवर है उसका सोर्स क्या है और उसकी लेंथ क्या है। तो इसमें आप देखोगे जो ये पंचनद हो गए और ये सिंधु हो गया। इंडस जो रिवर सिस्टम है उसमें टोटल रिवर्स आ गई, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनका पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम, इनका सोर्स क्या है और इनकी लेंथ क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडस जो है उसका जो सोर्स है वो कैलाश रेंज में, बोखरचू, मानसरोवर झील। झेलम का हो गया वेरीनाग, चिनाब का हो गया बारालाचा पास, रावी हो गया रोहतांग पास, ब्यास जो हो गया ये भी रोहतांग पास के पास है, और सतलज जो है वो मानसरोवर में राकश ताल जो है झील है वहां पे ये निकलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू लेंथ। तो सबसे बड़ा जो लेंथ वो है इंडस, सिंधु, फिर सतलज, फिर चिनाब, रावी, झेलम और फिर व्यास। तो ये आपको सीक्वेंस इनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है इनका लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो लेफ्ट टू राइट में आएगा इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, सबसे एक्सट्रीम वेस्ट साइड में इंडस है, सिंध है, उसके बाद झेलम, फिर चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमने देखा जो इंडस का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हमने शॉर्ट में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गंगा और उसके बाद में हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको और वीडियोस देखने हैं इसके तो आप जो ज्ञान सुधा सक्सेस साथी का यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करिए, और जो प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी की या अदर सब्जेक्ट्स की उसमें आप जाके इनको देख सकते हैं। इसको देखने के लिए आपको थैंक यू।